कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 9 वित्तीय प्रबंध चल रहा था, जिसका आज 7वां और आखिरी क्लास है। ठीक है, वित्तीय प्रबंध चल रहा था जिसमें पिछले क्लास में मैंने स्थायी पूंजी के बारे में बताया था और द्रवित पूंजी के बारे में बताया था। स्थायी पूंजी, स्थायी संपत्ति किस प्रकार निवेश करते हैं, कौन कौन से तत्व उसको प्रभावित करते हैं, ये सब मैंने बताया था। उसके महत्व के बारे में बताया था और दीर्घकालीन मतलब स्थायी पूंजी को आप किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो इसके बारे में बताया था। अब आता है अगला कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी जिसको हम चल पूंजी भी कहते हैं, अर्थात ऐसी पूंजी जो हमारे निरंतर प्रयोग में आती है, जिसका उपयोग हम कार्यों के लिए करते हैं, ऐसी पूंजी को हम क्या बोलते हैं? कार्यशील पूंजी। आशय जिस प्रकार वित्तीय प्रबंध में पूंजी शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में लिया जाता है, उसी प्रकार कार्यशील पूंजी का प्रयोग व्यवसाय जगत में भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं। व्यवसाय में कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल को अल्पकालीन पूंजी, चक्रीय पूंजी, तरल पूंजी, द्रवित पूंजी के नामों से पुकारा जाता है। व्यवसाय में दो प्रकार की पूंजी होती है, प्रथम स्थायी और दूसरा कार्यशील चक्रीय पूंजी भी कहा जाता है। परिभाषा: व्यवसाय के संचालन रख रखाव में जिन पूंजियों का प्रयोग होता है, जिसका प्रयोग आप कंटिन्यूटी करते रहते हो, कार्यों के रूप में करते रहते हो, उसे सामान्यतः कार्यशील पूंजी कहते हैं, किंतु अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया। पहला बोलता है मिड मैल फिडल के अनुसार कार्यशील पूंजी का आशय चल पूंजी के योग से। चल पूंजी मतलब जो चलने वाली, जिसका निरंतर प्रयोग आप अपने व्यवसाय जगत में करते हो। दूसरा बोलता है बोनविल एवं डेवी के अनुसार किसी भी निधि की प्राप्ति उसे चालू संपत्तियों में विभिन्न वृद्धि को कार्यशील पूंजी में वृद्धि की जाए, क्योंकि दोनों एक ही है। उसके बाद तर्क में बोलता है उपयुक्त परिभाषा: जब स्थायी संपत्तियों को स्थायी पूंजी का प्रतीक माना जाता है, तो चल संपत्तियों को कार्यशील पूंजी का प्रतीक माना चाहिए। इसका तर्क है चल संपत्तियों के विनियोग दीर्घकालीन ऋणों से हो, अल्पकालीन ऋणों में कार्यशील पूंजी माना जाना चाहिए। प्रत्येक चल संपत्ति में वृद्धि कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है। ठीक, उसके बाद आता है चल संपत्तियों एवं चल दायित्वों में अंतर बताया। इस परिभाषाओं को स्वीकार करते हुए कुछ विद्वानों का मत है कि फर्म में यदि चालू संपत्ति चालू दायित्व से अधिक हो तो अधिक होगा, कार्यशील पूंजी मानी जाएगी। इसी आधार पर विभिन्न विद्वानों ने अपनी अलग से परिभाषा दी है। जैसे गेस्टबर्न के अनुसार कार्यशील पूंजी चालू दायित्व के ऊपर चल संपत्तियों के अधिक के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब कार्यशील पूंजी बराबर होता है चल संपत्ति माइनस चल दायित्व। ठीक, अब आता है कार्यशील पूंजी के प्रकार। कार्यशील पूंजी के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है नियमित स्थायी कार्यशील पूंजी और दूसरा मौसमी परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी। पहला आता है नियमित स्थायी कार्यशील पूंजी। कुछ कार्यशील पूंजी ऐसी होती है जिसका आशय संपूर्ण वर्ष भर लगातार होता है। ऐसी पूंजी की व्यवस्था स्थायी पूंजी के दीर्घकालीन ऋणों में की जाती है। जैसे बैंक की न्यूनतम राशि रखने, व्यापार की मरम्मत, रख रखाव, बिजली, वेतन, शक्ति आदि में व्यय करने वाले व्यय पड़ते हैं। तो इस प्रकार ये नियमित है। जैसे आपको वेतन मजदूरी देना है, बिजली बिल आपको चुकाना है, मशीनों की मरम्मत पर खर्च करना है, रख रखाव पर व्यय करना है, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके नियमित स्थायी कार्यशील पूंजी। दूसरा है मौसमी परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी, अर्थात ऐसी पूंजी जो मौसम के अनुसार आपको आवश्यकता पड़ती है, जिसकी आवश्यकताओं का उपयोग करते हो। यह एक ऐसी पूंजी है जिसका उपयोग वर्ष में किसी निश्चित मौसम में ही किया जाता है। साथ ही वह परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए इसे मौसम व परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी कहते हैं। जैसे सर्दी के पूर्व गर्म कपड़े, ऊन खरीदने के लिए, बरसात के पूर्व छाता बरसाती खरीदने के लिए, जिन वर्षा अधिक बरसात होती है वहां बरसाती व छाता अधिक बिकता है। अतः पूंजी इसी अनुपात में परिवर्तनशील होती है, आप बदल सकते हो। तो मौसम के अनुरूप आप अगर पूंजी का व्यय करते हो तो उसको मौसमी अथवा परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी कहते हैं।
अब आता है कार्यशील पूंजी का महत्व, आवश्यकता या प्रयोग, उपयोग जिसको बोला जाता है। पहला, कच्चा माल खरीदने के लिए आप हमेशा कच्चा माल खरीदोगे क्योंकि आपको हमेशा उत्पादन करना है। उत्पादन करने के लिए आपको कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, तो लगातार आप क्या कर सकते हो, कच्चा माल खरीदोगे। माल की उपयोगिता बनाए रखने के लिए कि माल हमेशा बना रहे, स्टॉक में बना रहे, जिसका उपयोग आप करते रहो और कच्चा माल खरीदते रहो। कच्चे माल के निर्माण माल में परिवर्तन करने के लिए, मतलब आप उसको बदलने, कच्चा माल से पक्का माल बनाना। उसके बाद वेतन मजदूरी का भुगतान करने के लिए कार्यशील पूंजी का उपयोग किसमें करोगे, वेतन और मजदूरी जितने श्रमिक काम कर रहे हैं उनके लिए। दैनिक व्यय को पूरा करने जैसे ईंधन, बिजली व्यय का भुगतान करने के लिए। विक्रय एवं वितरण के लिए, विज्ञापन के लिए। कार्यालय में फैक्ट्री के फुटकर व्यय के लिए और आकस्मिक व्यय जैसे दुर्घटना, मरम्मत आदि पूर्ति के लिए। तो इन सब का उपयोग आप क्या कर सकते हो, कार्यशील पूंजी के माध्यम से। इन्हीं खर्चों के लिए हम लोग को कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अब पढ़ रहा हूँ, सुनो। व्यवसाय हो या व्यापार, दोनों में पहले लागत लगाई जाती है और कुछ समय पश्चात लाभ प्राप्त होता है। इसी व्यय आय अंतराल के समय को ही कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन अवधि में पानी, बिजली, वेतन, मजदूरी, किराया आदि व्यय निरंतर होते हैं। अतः इसकी पूर्ति के लिए कार्यशील पूंजी आवश्यक है। यदि कोई कंपनी मशीन, यंत्र, भूमि, फर्नीचर की व्यवस्था कर ले तो व्यवसाय में सामान्यतः कार्य के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था ना कर सके तो व्यापार का उद्योग संचालन संभव नहीं होगा। आप भूमि, भवन, मशीन तो खरीद लिए, किंतु आप उनको चलाने पर अगर व्यय नहीं करोगे तो आपका व्यवसाय कभी नहीं चलेगा। तो जहां स्थायी पूंजी की आपको आवश्यकता पड़ती है, साथ ही साथ आपको कार्यशील पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है। व्यापार में दिए गए वचनों का पालन करने, लिए गए ऋणों का नियमित भुगतान करना एक सफल व्यवसाय की प्रथम आवश्यकता है। इस तभी संभव होगा जब कंपनी के पास आवश्यकता के अनुरूप कार्यशील पूंजी होगी। कार्यशील पूंजी के लाभ बताएं। पहला, नगद छूट, विक्रेताओं को तत्काल भुगतान, कोई भी विक्रेता होगा तो उसको तत्काल भुगतान करना पड़ेगा। ऋण क्षमता में साथ में वृद्धि, आप अगर कहीं से ऋण लिए हो तो उसका किस्तों का भुगतान, ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। पर्याप्त लाभ का वितरण, अगर आपके पास लाभ हो रहा है तो उन लाभ को आपको समय समय पर अंशधारियों को बांटना पड़ेगा, है ना। बैंक में ऋण की सुविधा, मतलब अगर बैंक में आप ऋण लिए हो तो उसकी सुविधा आपको प्राप्त होती है। कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। पर्याप्त कार्य कुशलता पूंजी के कारण संस्था सभी प्रकार के नियमित ढंग से ही होती है। अनुकूल अवसरों का लाभ और आकस्मिक असफलता पूर्वक सावधान। उसके बाद आता है कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व, जैसे व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय का आकार, उत्पादन प्रक्रिया, रोकड़ की आवश्यकता, है ना, कच्चे माल का स्थान, उत्पादन, है ना, उत्पादन की नीतियां, कच्चा माल की प्रवृत्ति, है, विक्रय की शर्तें, क्रय की शर्तें, व्यापारी जोखिम, लाभांश निर्णय, ये सब आप उसमें पढ़े स्थायी पूंजी में, वो सब इसमें भी है, पर वो स्थायी पूंजी के लिए था और ये कार्यशील पूंजी के लिए। उसके बाद आता है लाभांश निर्णय का आधार, ठीक है। लाभांश निर्णय, लाभांश निर्णय मतलब होता है जब किसी व्यापार या व्यवसाय में अंशों से लाभ होता है या व्यवसाय को लाभ ज्यादा होता है तो लाभ का निर्णय लेना कि लाभांश का हमको वितरण करना है या उस लाभ का फिर से पुनर्विनियोग करना है। तो लाभ का निर्णय या लाभ का निर्णय का आधार, इसी को ही बोला जाता है लाभांश निर्णय। एक संस्था की कुल आय की समस्त व्यय को घटाने के पश्चात समस्त करों कोषों को प्रावधान घटाने के पश्चात लाभ के रूप में मानी जाती है, जिसमें कुछ भाग अंशधारी स्वामित्व के वितरण किया जाता है। सही बात है, जितने लोग आपके व्यवसाय में पैसा लगाए हैं तो क्या आप उनको लाभ का भुगतान नहीं करोगे? उसी को बोलता है कि सभी व्यय को घटाने के बाद जितना आय हुआ है सभी आय को रख लो और जितना व्यय हो रहा है उन सबको घटाने के पश्चात जो पैसा बचता है उसको हम लाभ मानते हैं। उस लाभ में अंशधारियों का भाग होता है लाभ के रूप में, किंतु उनमें वैधानिक प्रतिबंधों और कंपनी के भावी योजनाओं को ध्यान रखना आवश्यक होता है। लाभांश क्या है? लाभांश शब्द का अर्थ लाभ अंश है, मतलब अंशों से जो लाभ मिला है उसको लाभांश बोलते हैं। ठीक है, तो कंपनी का पर्याप्त लाभांश हो, संचालक मंडल को सिफारिश पेश कर दी हो और व्यावसायिक सामान्य सभा में अंशधारियों को स्वीकृति मिल गई। लाभांश का उद्देश्य हेतु उपलब्ध लाभों व संचालकों में से अंशधारियों को किया गया वितरण है। लाभांश निर्णय क्या है?
या लाभांश कितना या किस सीमा तक बांटा जाए, इसका निर्णय संचालक मंडल में अपनी वित्तीय आवश्यकताओं, अंशधारियों के उचित लाभ, कंपनी के लाभ की मात्रा को ध्यान में रखकर होता है। इस लाभांश की घोषणा साधारण सभा में की जाती है। जब हम अंशधारियों को लाभ का वितरण निर्णय लेते हैं, जो लाभ हमारे व्यवसाय में समस्त व्यय को घटाने के बाद बचता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाभांश निर्णय। इसको प्रभावित करने वाले घटक या तत्व के बारे में बताया है। तो पहला होता है लाभ की मात्रा। लाभ की मात्रा ज्यादा होगी तभी आप लाभ का क्या कर सकते हो, निर्णय ले सकते हो वितरण के लिए। दूसरा पॉइंट होता है लाभ की प्रवृत्ति। लाभ निर्णय के पूर्व यह देखना आवश्यक है कि गत वर्ष में कितना प्रतिशत लाभ दिया जा रहा है, क्योंकि अचानक कम दर पर लाभांश की घोषणा करने से अंशधारियों को नाराज करना होगा, और यदि अंशधारी नाराज हो गए तो उनको क्या होगा, अंशधारी नाराज हो जाएंगे तो वो जो आगे हम लोग जो किस्तों में पैसे का मांग करते हैं वो मांग कभी नहीं कर पाएंगे, और वो अपना पैसा नहीं लगाएगा भविष्य में। और भविष्य में यदि हमको पूंजी की आवश्यकता होती और अंशधारी हमारे व्यवसाय में पैसा नहीं लगाएंगे तो हमारे व्यवसाय में पूंजी की आपूर्ति हो जाएगी, और पूंजी की आपूर्ति हो गई तो व्यवसाय का संचालन करना मुश्किल हो जाएगा। आगे बोलता है, इसके साथ ही समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा व्यवसाय द्वारा लाभांश की दर क्या घोषणा की जाए, यह ध्यान में रखकर लाभांश की दर घोषणा की जाए। तीसरा पॉइंट बोलता है भावी वित्तीय आवश्यकता। भावी वित्तीय आवश्यकता मतलब आपके व्यवसाय में हर प्रकार के पैसे की आवश्यकता होती है, वित्त की आवश्यकता होती है। उसके बाद तरल कोष की मात्रा। आप अपने व्यवसाय में कितने प्रकार के कोषों की स्थापना करते हो जिससे आपके व्यवसाय में लाभांश का निर्णय लिया जा सके, क्योंकि मैंने बताया था जब भी हमारे व्यवसाय में लाभ होता है उस लाभ का कुछ अंश अंशधारियों को होता है, तो उससे पहले हम अपने पास कुछ कोषों के रूप में पैसे को संरक्षित रखते हैं, कुछ प्रावधान संचय के रूप में पैसे को जमा करके रखते हैं। अगला बोलता है अंशधारियों की स्थिति। बोलता है अंशधारी संस्था के स्वामी होते हैं तथा उसे नाराज करना या उसकी इच्छा का अवहेलना करना कभी उचित नहीं होता। यद्यपि कंपनी के सर्वाधिक हित संस्था को देखा जाता है। यदि अंशधारी कम लाभ में संतुष्ट हो जाए तो अधिक लाभ की अपेक्षा नहीं रखते हैं, तब संस्था के हित में कम दर पर लाभांश घोषणा की जाती है, उचित माना जाता है। साथ ही अंशधारी वर्ग या सामान्य वर्ग या प्रभाव के लाभांश निर्णय लेना पड़ता है। ठीक। अगला आता है वैधानिक प्रतिबंध। लाभांश घोषणा के संबंध में कंपनी के अधिनियम 1956 के कुछ प्रावधान माने जाते हैं। इन्हीं प्रबंधों व शर्तों को ध्यान में रखते हुए कोई भी कंपनी लाभांश का निर्णय लेती है। उसके बाद आता है कंपनी की आयु। कंपनी की आयु अर्थात कंपनी कितने समय तक आप चला रहे हो, कंपनी का आप कितने समय तक संचालन कर रहे हो, इसकी स्थिति यह सीमा भी आपके लाभांश निर्णय को प्रभावित करती है। किंतु लंबे समय का अगर आपका व्यापार होगा, है ना, आप बहुत सालों तक अपने व्यवसाय को चलाना चाहते हो, कंपनी को चलाना चाहते हो, तो आप कम दर पर लाभांश की घोषणा कर दो। किंतु आप कम समय के लिए अगर कंपनी चला रहे हो तो हर एक अंशधारी चाहेगा कि ये कम समय का व्यापार है, कम समय की कंपनी है, तो इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ मैं क्या कर सकूं, प्राप्त करूं। इसलिए वो चाहेगा कि ज्यादा दर पर लाभांश की घोषणा हो जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तीसरा बोलता है आय की स्थायित्व। आय की स्थायित्व से मतलब है जिन कंपनी में उच्चावचन एकाएक अंशों का मूल्य बढ़ जाए। उच्चावचन मतलब आज की स्थिति में एकाएक किसी कारण से आपके अंशों का मूल्य बढ़ जाए, तब आपका लाभांश निर्णय अंशधारी चाहेगा कि मेरे को उच्च वचन पर या उच्च करों या उच्च दरों पर हमको लाभांश मिले, क्योंकि जब अंशों का मूल्य बढ़ता है तो लाभ की स्थिति भी अंशधारी चाहते हैं कि मेरे को लाभ की स्थिति भी अच्छे से अच्छी हो। सरकार की आर्थिक नीति, सरकार की नीतियों के कारण भी होता है। उसके बाद आता है इसके प्रावधान। लास्ट टॉपिक है लाभांश घोषणा या कंपनी अधिनियम के प्रावधान, जिसमें 1950 की धारा 205, 206 टेबल अ सारणी आ का पालन करना आवश्यक है, जिसमें पूंजी में से लाभ ना बांटना, क्योंकि कोई भी व्यवसायी चाहता है कि अगर आप लाभांश मतलब व्यवसायी या कंपनी चाहती है कि यदि हम लाभांश की घोषणा कर रहे हैं तो हम अपनी पूंजी को नहीं छुए, अर्थात पूंजी में से लाभांश ना दें।
पूंजी में से लाभांश दोगे तो पूंजी आपके पास कम पड़ जाएगी, पूंजी कम पड़ जाएगी तो आप कंपनी का संचालन या व्यवसाय को संचालित नहीं कर सकते। इसलिए यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में लाभ हो तो व्यवसाय की स्थिति को देखकर ही आप लाभांश की दर की घोषणा करो और लाभांश का वितरण करो। दूसरा बोलता है सीमा नियम और अंतर नियमों का पालन करना। मतलब आप जब भी लाभांश की घोषणा करो तो सीमा नियम और अंतर नियम अर्थात कंपनी की जो सीमा नियम कंपनी बनाती है और अंतर नियम जो कंपनी बनाती है उस नियम का पालन करके ही आप व्यवसाय का संचालन एवं पूंजी की व्यवस्था करो। ये जो था आपका वित्तीय प्रबंधन का 7वां और आखिरी क्लास। इस वीडियो के साथ में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भेजूंगा, कोशिश करना आप जल्दी से जल्दी इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करें। तो जितना मैंने बताया है इसको आप ध्यान रखेंगे और अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे। क्लियर है?